तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उपचुनाव को लेकर के जंग लगातार तेज होती जा रही है और ब्रेक में जाने से पहले तमाम सारे मुद्दों का भी मामला सामने आया, लेकिन प्रत्याशियों के चयन को लेकर के जब हमने राजनीतिक विश्लेषक से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर गुड्डू जमाली को लेकर के साफ तौर पर कहा कि जो आहर्ताएं जो पूरी करते नजर आ रहे हैं। विद्या गौतम जी हमारे साथ हैं। विद्या जी, लगातार सपा से भी उन्होंने टिकट लेने की कोशिश करी, लेकिन फिलहाल बीएसपी ने उन्हें मौका दिया। अब कितनी प्रबलदारी आपको नजर आ रही है प्रत्याशी में? जैसे कि अभी आपने खुद भी देखा है कि जो संजय साहब हैं उन्होंने काफी कुछ बताया है, क्योंकि मैं खुद पार्टी से हूँ और पार्टी गुड्डू जमाली जी को व्यक्तिगत भी जानती हूँ। तो गुड्डू जमाली जी ने कोरोना काल में जितनी मेहनत सबसे ज्यादा करी, जबकि उस वक्त पे सपा के माननीय अखिलेश जी थे और एक जिम्मेदारी भरा उनके पास में वो था, लेकिन जितनी मेहनत उन्होंने करी, कल माननीय बहन जी ने भी अपनी प्रेस में कहा है, अपनी वार्ता में कहा है कि गुड्डू जमाली जी ने कोरोना काल में जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे तब उन्होंने लोगों के लिए जो काम किए हैं, शायद वही प्रेम और भावनाओं के आधार पे जरूर उनको जनता उनको पहुंचाएगी और जीत के द्वार तक पहुंचाएगी, मेरा मानना है। और क्षेत्र में लगातार काम करने की वजह से पास आ रहा हूं, चूंकि काम को लेकर के गुड्डू जमाली के प्रत्याशी को लेकर के जिस तरीके से बात की, ये संजय जी अब लगता है जिस तरीके से जो कोरोना काल में जो मेहनत की, जो काम किया, अब जनता के पास भी अब एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पर अब जनता उन्हें लौटाएगी। आलोक भाई, ये बड़ा मुश्किल प्रश्न आपने पूछा। देखिए, जनता आजकल सिर्फ अगर काम पे, रोड पे और इस पे अगर वोट दे रही होती तो बहुत से विधायक कभी जिंदगी में न जीतते और बहुत से एमपी कभी एमपी बन के ना आते। तो देखिए, ऐसा है कि बहुत लोग अच्छा काम करते हैं, इनको मैं चाहे बहुत से उत्तर प्रदेश के विधायक हैं जो विभिन्न पार्टियों में, लेकिन वो बेचारे नहीं जीत पाते हैं, किसी न कारण बस हार जाते हैं। नो डाउट, आपने जैसे मुझसे बोला कि किसकी ज्यादा आपको लगता है जो प्रबल दावेदार, तो बोला ऑलरेडी विधायक थे और कई सालों से विधायक है, प्रबल नेता है। जीतना ना जीतने का सवाल बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जीतना जब होता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सोशल फैक्टर होता है, काम का फैक्टर होता है, रिच का फैक्टर होता है, पार्टी का फैक्टर होता है, उसके पास का, अब मोदी जी मान लीजिए आ गए, अखिलेश जी आ गए, मायावती जी वोटिंग मांग रहे, ये सब चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, वोटर को इन्फ्लुएंस करता है। अब कौन कितना इन्फ्लुएंस कर पाता वो 23 तारीख का रिजल्ट ही बता पाएगा। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये सारे जो मेरिट उनके हम लोग गिनाए या अच्छी बातें उनके बारे में कह रहे हैं, उससे वो चुनाव जीत जाएंगे, इसका कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, बहुत अच्छे कैंडिडेट है, काफी जमीन से जुड़े हुए इंसान है, उनकी एक ग्राउंड में बड़ी एक अपना एक वर्चस्व है, वर्चस्व गुंडा वाला नहीं है, एक कार्यकर्ता के रूप में है। उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, बड़े ही सुलझे हुए इंसान है, तो उस नाते में उनको मेरिट में अच्छा नंबर दे रहा हूँ। कृष्ण मोहन जी, तो ये कितना आगाह कर रहा है और कितना सचेत कर रहा है और कितना एक डर भी पैदा कर रहा है, क्योंकि प्रत्याशी तीनों अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन गुड्डू जमाली के लिए राजनीतिक विश्लेषक ने देखिए अपनी बात रखी। देखिए, जब से 2019 का चुनाव बीता और आज के डेट तक आदरणीय दिनेश लाल जी सदैव गाजीपुर आजमगढ़ की जनता के बीच रहे। जितने लोग, जितने भी कार्य हुए उसमें जनता के बीच जाकर उनके दुख सुख में सहयोग किए, उनके संवेदनाओं से जुड़ने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ जी ने किया है। बाकी आप समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी का तो एक ट्रेंड रहा है कि जिस पार्टी से यदि कहीं समाजवादी पार्टी जीत सकती है तो उस परिवार का ही व्यक्ति सांसद, एक सहपरी परिवार से कोई बनेगा, विधायक कोई सहपरी परिवार से बनेगा, ब्लॉक प्रमुख कोई सहपरी परिवार से बनेगा, जिला पंचायत, उस परिवार को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति नहीं बन सकता है। गाजीपुर की जनता के साथ ये छलावा समाजवादी पार्टी ने किया है कि वहां के किसी लोकल लीडरशिप को कभी उभरने का मौका नहीं दिया और वहां की जनता ने बार बार इनको असीम स्नेह और प्यार दिया, परंतु समाजवादी पार्टी के तरफ अच्छा कृष्ण मोहन जी, वो तो परिवारवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन उपचुनाव में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? आपने इस सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। उनके दुख सुख के साथ खड़ी आलोक जी, इसका जवाब मैं दे सकता हूं। हाँ, मैं आ रहा हूं, जरा मैं अपनी टिप जरा कृष्ण मोहन जी से ले लूं, फिर मैं आपसे भी एनालिसिस करूंगा इसी पर। कृष्ण मोहन जी, अपने प्रत्याशी की योग्यता और अर्हता के बारे में भी जरा बताइए जरा। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति जो राजनीति करता है, समाज में रहता है, उसकी एक योग्यता है कि वो जनता के बीच में रहे, वो जनता के दुख सुख के साथ खड़ा रहे, उनकी संवेदनाओं से जुड़े, उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं कर सकता है, सड़क पानी बिजली की बातें हैं, यदि सत्ता में है तो अधिक से अधिक व्यवस्था कराए और विपक्ष में है तो इस मांग को उठाए। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के बीच रहे, उसकी अनिवार्यता स्वीकार हो। चलिए, अब इसी सवाल देखिए, मैंने विद्या जी से पूछा, फिर मैंने कृष्ण जी से पूछा, अब मैं मनीष जी के पास आ रहा हूं। मनीष
निश्चित प्रत्याशी ऐसा हो। कृष्ण जी ने देखिए कितनी बढ़िया बात की, जिसकी जनता के बीच स्वीकारता हो, मूलभूत जरूरतों को पूरा करता हो। आपका प्रत्याशी कितनी जरूरतें पूरा करता नजर आ रहा है? देखिए ऐसा है कि कृष्ण मोहन जी और संजय राणा जी दोनों लोगों ने बीएसपी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के जो गुणगान किया इन लोगों ने। बसपा के प्रत्याशी के बारे में शायद संजय राणा जी को पता भी होगा, शायद उन्होंने बताना उचित नहीं समझा कि इसी गोमती नगर थाने में लखनऊ में उनके ऊपर एक गंभीर आरोप में मुकदमे दर्ज हैं। इसी और वो मैं टीवी चैनल पे बैठ करके उस मुकदमे का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उससे गंभीर कोई राजनीतिक जीवन में अगर वो आरोप भी लग गया तो समझिए कि उससे बड़ा कोई कलंक नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात, ये कृष्ण मोहन जी एक बहुत अच्छा उपदेश दे रहे हैं। कृष्ण मोहन जी एक बात आप बताइए कि धर्मेंद्र यादव जी जो हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं आजमगढ़ से, उनकी जो राजनीतिक सूचिता है और राजनीतिक एक जो समाजवादी आंदोलन में उन्होंने जो एक संघर्ष किया है, क्या उसको आप नकार सकते हैं? आपकी 2014 से 2019 तक की जो राजनीतिक आंदोलन एक ही है कि समाजवादी पार्टी। अरे कृष्ण मोहन जी बहुत धैर्य से मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, बहुत धैर्य से मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अपराध समाजवादी पार्टी अरे सुन तो लीजिए कृष्ण मोहन जी, मेरी बात आप सुन लीजिए। उसमें वो सम्मिलित है। कृष्ण मोहन जी, इस तरह से हु हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है। पंकज सिंह जी किसके पुत्र हैं? मैं हूं वसुंधरा राजे सिंधिया जी के जो बेटा सांसद हैं वो किस राजनीतिक परिवार के हैं? एक बात आप बताइए कृष्ण मोहन जी, मैंने कुछ सवाल आपसे किया है, मैंने कुछ आपसे सवाल किया है। राजनाथ सिंह जी जो भारत सरकार के रक्षा मंत्री है, उनके बेटा कौन है? मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कौन है पंकज सिंह? आंदोलन का नाम बताइए, संघर्षों के इतिहास का नाम बताइए। पंकज सिंह लगभग 11 वर्षों तक भारतीय अरे क्या बात करते हैं आप? पार्टी के क्या बात? उनसे वरिष्ठ नेता हैं धर्मेंद्र यादव जी, उनसे वरिष्ठ नेता हैं और संघर्षों में संजय राणा जी कह रहे थे जब बहन जी की सरकार थी तो घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन में धर्मेंद्र यादव जी 7 दिनों तक जेल में थे और उनके ऊपर तमाम गंभीर मुकदमे लगे थे। पार्टी कभी भी किसी और कृष्ण मोहन जी, जनता आपसे सवाल पूछ रही है, जनता आपके खिलाफ सड़कों पर है, जनता आपसे अपने हक मांग रही है कृष्ण मोहन जी। और सुनिए, आपके जो उम्मीदवार हैं आजमगढ़ में, उन्होंने अश्लील गायकों का जो भंडारण किया है, उस भंडारण से आजमगढ़ की जनता आपका साथ नहीं देने जा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, बात कर रहे हैं तो किसी फेडरेशन का अध्यक्ष। कृष्ण मोहन जी, आपके जो उम्मीदवार हैं, ये आपके राजनीतिक दलों की आपसी प्रतिद्वंदता हो सकती है। मैं एक बार संजय राणा जी के पास आ रहा हूं। संजय जी, तुम्हारी पार्टी में कितने किस तरीके से किस पर मुकदमा दर्ज है, कितना? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि एक साफ सुथरी वाला एक जनप्रतिनिधि नेता हो, जनता के हितों को लेकर के हो। ठीक है, आपने अपनी पार्टी का दावा कर लिया और आपने दूसरी की पार्टी के जो प्रत्याशी उनको दागी भी करा दिया, उनपे धाराएं भी बताई। ठीक है, कौन किसका लेकर के अपनी सफाई कर रहा है? संजय राणा जी, मेरा मुद्दा ये है कि जनता नेता ऐसा हो जो बेदाग छवि का हो, जनता के मुद्दों को उठाता हो और सार्ष उपलब्ध हो जनता के बीच। जनता ऐसा नेता चाहती, सीधी सी बात है। देखिए, ऐसा है कि अगर आप छवि की बात करेंगे तो तीनों नेता हमारी नजर में साफ छवि को, जो धर्मेंद्र जी हो चाहे निरहुआ जी हो, वे फिल्म स्टार है, वो एक तरह से गायक है बहुत बड़े, और धर्मेंद्र जी एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं और खुद भी राजनीतिक बहुत छोटे। संजय जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करूंगा, संजय जी आप मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, हाथ जोड़ के मैं विनती करूंगा कि राजनीतिक परिवार में उनकी योग्यता को, उनके संघर्षों को क्यों आप खत्म करना चाहते हैं? उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। तो आप एक राजनीतिक विश्लेषक की आवाज मत दबाइए। सर, दूसरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या बोलने वाला तो जी अपनी बात रखिए सर। बिल्कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे। बहुत ये देखिए, इनकी छवि के बारे में तीनों को बात में उंगली नहीं उठाई जा सकती। ऐसा जो केस के बारे में बात करें तो कोई भी किसी पर आरोप लग जाता है तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा और सबको केस के बारे में पता है, लेकिन हर इंसान जो उस क्षेत्र का होता है चाहता है उसका नेतृत्व बड़ा कोई नेता करे। इसमें अरमान होते, चाहे मुलायम सिंह जी जीते थे तो बहुत बड़ा चेहरा थे, चाहे अखिलेश जी जीते तो भी बहुत बड़ा चेहरा थे, चाहे वो कोई भी बड़ा नेता, हम कहते हैं देश का कोई बड़ा नेता अगर किसी भी कंस्टिट्यूंसी से लड़ता है तो उस कंस्टिट्यूंसी का नाम बनता है, एक वीआईपी कंस्टिट्यूंसी बनती है। हर इंसान की तमन्ना होती है कि वो वीआईपी कंस्टिट्यूंसी का वोटर के रूप में जाना जाए। तो देखिए, उस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारे नजर में भैया तीनों अच्छे कैंडिडेट, धर्मेंद्र जी बहुत बड़े आदमी है, निरहुआ जी बड़े फेमस है, लेकिन ऐसा है कि जो जनता के लिए इमीडिएटली अवेलेबल होता है वो अवेलेबल सिर्फ लोकल होता है। बिल्कुल बाहर वाला, चाहे मैं हूं, अगर मैं भी वहां से आके लड़ूंगा हो सकता है मैं लोकल अवेलेबल ना हो सकूं, लेकिन वो अवेलेबल होने, और ये डिपेंड करता है आलोक जी कि आदमी कैसा। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, स्मृति ईरानी देखिए
लोकल नहीं है, वो मुंबई से आती हैं, लेकिन उन्होंने अमेठी में कैसा काम किया। डिपेंड करता है कि कौन सा नेता की स्ट्रेटेजी क्या है, प्लानिंग क्या है, और वो अपने सीट को रखना चाहता है या सिर्फ चुनाव लड़ना चाहता है। अगर वो सीट को रख करके लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करना चाहता है, हमारे तो स्ट्रेटेजी बना के आएगा। अगर वो नहीं आता है तो छोड़ के चला जाएगा। आलोक जी, हाँ अपनी बात रखिए जी मनीष। संजय राणा जी की बात से मैं थोड़ा सा सहमत हूं। समाजवादी आंदोलन के लोगों को देश भर के लोग बुलाते थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब रहने वाले महाराष्ट्र के, लड़ते थे मुजफ्फरपुर से, बिहार से, जमुई से लड़ते थे मधुरमय जी, राजनारायण जी जा करके कहां से, लेकिन आपने सुना समाजवादी आंदोलन के लोगों का लॉन्ग टर्म विजन क्या रहता है ना जनता के बीच। आलोक जी, विजनरी लीडर्स हमारे श्री अखिलेश यादव जी, जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के युवा या हिंदुस्तान के जनक हैं, जिन्होंने प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स दिया हिंदुस्तान को, और उनके विचारों पर श्री धर्मेंद्र यादव जी उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की हक के पक्ष में वो लड़ते हैं, और सदैव देश की संसद में गरीबों, किसानों, मजदूरों की बुलंद आवाज बन करके श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों पर देश को उन्होंने आवाज बुलंद करी। बस अब जनता को स्वीकार करना बाकी है, जनता को मौका देना बाकी है। विद्या गौतम जी, जिस तरीके से आपके प्रत्याशी को लेकर के मनीष जी ने भी सवाल उठाए, तो सवाल फिर ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फिर दागियों को आपने मौका दिया। मैं मनीष जी की बात को बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूं, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में किसी पे भी कभी भी मुकदमे लगाए जा सकते हैं, किसी की एफआईआर हो सकती है। और जैसे इन्होंने कहा कि हमारे अखिलेश यादव जी का प्रोग्रेसिव विजन है, संविधानिक प्रोग्रेसिव विजन है। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो गुड्डू जमाली जी हैं लोकल व्यक्ति हैं, और लोकल व्यक्ति के साथ साथ ऐसे कार्यकर्ता जो जन भावनाओं को समझते हैं, और उसी के साथ साथ जैसे आपने कहा कि बहुत सारी बातों को लेकर के कि इन्होंने बहुत सारे प्रोग्रेसिव अखिलेश जी की बातें रही हैं और उन्होंने काम किए। मैं आपको गिनाने की बात कर देती हूं कि बसपा सरकार में बहुजन समाज के लिए 25 लाख तक के ठेकों में माननीय बहन जी ने एक आदेश जारी किया था, विधेयक लेके आए थे, जिसको सबसे पहले आप लोगों ने फाड़ा था। उसके बाद में आरक्षण वाले बिल को आपने वहां पे फड़वाया था। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी, आप मेरी बात को आपके बीच में नहीं बोली ना, आपके बीच में नहीं बोली, प्लीज। जब आपके बीच में नहीं बोली तो आप भी मेरी बातों को सुनने का हक रखते हैं। दूसरी बात, 25 लाख तक के ठेकों की बात मैंने करी, उसी के बाद में आरक्षण वाले बिल को आपने अपने सांसद महोदय से फड़वाया। उसी के साथ साथ तमाम ऐसे जमीन के पट्टों के मौके आए जहां पे जमीनों को कब्जा किया गया। तो आज बहुजन समाज पार्टी ने जब बढ़िया प्रत्याशी उतारा, लोकल प्रत्याशी उतारा, तो चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, सभी के दिमाग में ये चीज आ रही। एक मिनट, मैंने फिर कहा, हमने आपको सुना, आप हमें सुनिए। कितना समय आप लेंगे? अपनी पूरी बात तो करो। आपको रोका मैंने नहीं, आपकी बात को सुना ना, सुनिए। तो मैंने सीधी सी बात करूं, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, गुड्डू जमाली जी की मेहनत से, उनके आभा मंडल से, उनकी जो बिल्कुल आभा मंडल है, क्यों नहीं है, कार्य किया उन्होंने, प्रत्याशी के लिए अगर बता रही तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? भावनाओं को उन्होंने समझाए और बाकी नतीजे बताएंगे कि हमारा क्या होगा और आपका क्या होगा। इस बात को मैं बिल्कुल बसपा के लोग जब विकास की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता तुरंत NH-RM को याद करने लगती है। वह पत्थर की सरकार जिसमें हृदय था ही नहीं, जिसने पत्थर में इतने घोटाले किए कि कितने लोगों को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। से बातें नहीं बदल जाया करती हैं। जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। और मैं आपसे बता दूं, गुड्डू जमाली जी कोई नेता नहीं है। गुड्डू जमाली कोई नेता नहीं है। गुड्डू जमाली जी उद्योग के क्षेत्र से, व्यापार के क्षेत्र से, कोई कोरोना काल में उन्होंने काम नहीं किया, कोई कोरोना काल में काम नहीं किया गुड्डू जमाली जी। 23 तारीख को नतीजे बताएंगे, हाँ, तो रिजल्ट आएंगे। लेकिन आप अगर आप जन भावनाओं को यहाँ से नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर आप जन भावनाओं को यहाँ से, रामपुर में आपको प्रत्याशी तक नहीं मिला। रामपुर में क्यों प्रत्याशी नहीं मिला? हमें जहाँ चुनाव लड़ना, जहाँ हमें जीतना, वहाँ पे हम लड़ेंगे। आप इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर आप लोगों ने उतार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में मदद किया। आप लोग आपको लग रहा है आपने पूरी ताकत तो लगा दी। अब मैं जरा कृष्ण मोहन पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। कृष्ण मोहन जी, आपने सुना कि बीएसपी की प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता किस तरीके से आपस में इसमें जनहित के मुद्दे कहीं नजर नहीं आए, और शायद इसी को लेकर के राहु केतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। सर, आपकी टिप्पणी चाहूंगा जरा इसी पर। मैं बहुत शांति से सुन रहा था, आराम से पूरा मौका दे रहा था जी। आलोक जी, मैं आपको बता दूं
ये मैं आप ऐसे ही 4-5 दिन डिबेट करा दिया और आजमगढ़ की जनता ने ठीक ढंग से देख लिया तो निर्णय तय हो जाएगा 23 तारीख को। तीसरे नंबर के ये दोनों वही लोग हैं आजमगढ़ में तीसरे नंबर पे रहेंगे, आप चिंता न करिए। की सरकार में तीसरे नंबर पे रहेंगे आप। प्रदेश के इनके एनएचआरएम को भूला है, न इनके पत्थर की सरकार को भूला है। तो ठीक इनके विपरीत समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके दंगा को, इनके भ्रष्टाचार को, अच्छा इनके अपराध अच्छा को, उत्तर प्रदेश में अभी क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में अभी क्या हो रहा है कृष्ण मोहन जी? क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के छात्रों ने जिस तरह से आंदोलन किया, अभी क्या हो रहा है? ये दोनों अभी क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? एक उनको केंद्रीय हटाते गृह रहे, राज्य मंत्री का लड़का चार किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा करके जान ले लेता है। किस दंगे की बात करते हैं? आजमगढ़ की जनता भरपूर भारतीय जनता पार्टी को हत्यारी राजनीतिक पार्टी है जो लोगों के हत्या करने में विश्वास करती है। धन्यवाद आप दोनों को कि आप ऐसे ही एक दूसरे की जो काली, अरे धन्यवाद कृष्ण मोहन जी आपको कि आजमगढ़ में तीसरे नंबर पे आप रहेंगे, क्योंकि तीसरे नंबर पे आप रहेंगे, तीसरे अमन नंबर जी, पे बातों रहेंगे। से पेट नहीं भरता, आपको भी पता है युवा किस तरह से आक्रोशित है देश के अंदर। तीसरे नंबर पर और सुन लीजिए, आपके जो उम्मीदवार हैं, आपके जो यशस्वी उम्मीदवार जिनको आप बता रहे हैं, निरहुआ, उनका जो पहला गाना था जिससे वो नौकरी हुए, उस गाना को गाते घूमेंगे वो। पश्चिम यूपी में। चलिए कौन क्या करेगा? मैं जरा राजनीतिक दलों से हट करके अब मैं जरा संजय राणा सर, आप भी सोच रहे हैं कि आप भी चुपचाप सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूं। अब सर सुनेंगे, अब राजनीतिक विश्लेषक को सुनेंगे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। जी संजय राणा जी, आपने राजनीति भाई उनका प्रत्याशी खड़ा है, चिंता कैसे नहीं करेंगे भाई, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। ठीक है संजय राणा जी, एक सवाल मेरा आपसे, कुल मिलाकर के आज जो कुरुक्षेत्र डिबेट रखी इस टॉपिक पे और राहु और केतु विषय रखा, मुझे लगता है कि एक ज्योतिष का शो भी इसी पर रखना चाहिए कि राहु केतु की जब बात हुई है तो कैसे शांत कराया जा सकता है इनको। क्यों सर मैं सही कह रहा हूं कि एक शो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं आलोक जी, बिल्कुल से होना चाहिए। देखिए हमें लगता है योगी आदित्यनाथ जी देखिए योगी है वो, ठीक है हाँ। एक मठ के बहुत बड़े योगी है और उनका धार्मिक परिप्रेक्ष्य में इन्होंने शायद राहु केतु बोला होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब किसी पे राहु आ जाता है या केतु आ जाता है तो उसकी तरक्की रुक जाती है। तो हो सकता है उस संदर्भ में उन्होंने बोला हो, और हमें लगता है कि आपको जोशी वाला भी कार्यक्रम आधे घंटे का रख लेना चाहिए। वो तो अगर 23 तारीख को पता ही चल जाएगा, लेकिन आजकल में अगर रख ले तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे पता चल जाएगा किसका केतु किसका राहु भारी है। चलिए देखिए कितना अच्छा सुझाव आया है। अच्छा लेकिन इस सुझाव में एक सवाल भी छुपा हुआ था, इस सवाल में एक बहुत अहम सुझाव छुपा हुआ था। एक सवाल मैं कृष्ण मोहन जी आपसे जाऊंगा कि तरक्की रुक जाती है, ये चीज निकल करके आई। संजय जी ने कहा तरक्की किसकी रुक गई? अखिलेश यादव ने जो पिछले चुनाव से ज्यादा अपनी सीटें हासिल करी, जो बहुमत हासिल किया, तो क्या इसी का ये डर साफ तौर पर देखा जा रहा है? कुछ जरा मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा इसको लेकर के। देखिए तरक्की किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, उत्तर प्रदेश की रुक गई थी। उत्तर प्रदेश के विकास का पहिया सपा बसपा की सरकारों में थम गया था और ये उत्तर प्रदेश अब जब भाजपा की सरकार आई, उत्तर प्रदेश एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में विकास, रोजगार और सड़क परिवहन सारी व्यवस्थाएं ठीक हो रही है। उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिसमें सर्वाधिक रोजगार देने का काम करेगा। और ये युवा उत्तर प्रदेश एक युवा उत्तर प्रदेश है जो विकास इतना सब कुछ हो रहा है, दिक्कत क्यों? आपको तो सहयोग करना चाहिए। मनीष जल्दी से एक फाइनल कमेंट 30 सेकंड में जल्दी से। जी सुनेंगे। हाँ मनीष जी आपकी बात। आलोक जी, संजय सर जी इस बात को गंभीरता से आप सुनिएगा, मैं बहुत विशेष तौर पे ये बात कह रहा हूं। आलोक जी, उत्तर प्रदेश का इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा कि आज गुजरात के उद्योगपति, आज गुजरात के व्यापारी उत्तर प्रदेश में जितने भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये पहले टेंडर निकालने के पहले काशी विश्वनाथ मंदिर किसने बनाया? क्या उत्तर प्रदेश का युवा कोई उस लायक ठेकेदार नहीं था जो काशी विश्वनाथ का निर्माण करा पाता? क्या अयोध्या का जो मंदिर आवाज उठाई? चलिए आलोक जी जल्दी से बस आलोक जी मेरा सिर्फ कहना है कि उत्तर प्रदेश पर उत्तर प्रदेश के लोगों का हक है, उत्तर प्रदेश के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। और सभी चीजों में सत्ता में बैठी आवाज नहीं दबाएंगे विपक्ष की भी। जी बिल्कुल, मैं आपको पहले कहना चाहती हूँ कि इस टाइम पर सत्ता में बैठी हुई भाजपा
कि कार्य जनता देख रही है। और समाजवादी पार्टी में ऑलरेडी अखिलेश जी रहे, उनको हटा करके इस काम को किया, मतलब दोबारा चुनाव हो रहा, उपचुनाव हो रहा है, तो दोनों को जनता ने देख लिया है। गुड्डू जमाली बहुत मजबूत दावेदार हैं। बहुजन समाज पार्टी आश्वस्त है कि जीत हमारी होगी निश्चित रूप से। समाजवादी पार्टी को देख लिया, चुनाव जीत रही है और इतनी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीत रही है कि 2024 के हम चुनाव में आपको कैंडिडेट नहीं। चलिए, लेकिन फिलहाल तो राहु केतु शांत कराने की बहुत बड़ी जरूरत है, जैसा कि संजय जी ने भी कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, कृष्ण मोहन जी आपका भी, मनीष जी आपका भी, विद्या गौतम है आपका भी, और संजय राणा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से उपचुनाव की जंग लगातार तेज होती जा रही है, 2024 के लिए एक जमीन तैयारी करने की कोशिश साफ तौर पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता। नमस्कार।